श्री विश्वनाथ पीजी कॉलेज कलान सुल्तानपुर के समस्त छात्र छात्राओं को हार्दिक शुभकामनाएं। इस नए वर्ष 2020-21 के पहले ऑनलाइन कक्षा की शुरुआत के लिए सभी श्रोतागण को हमारा धन्यवाद। बीकॉम थर्ड ईयर के छात्र छात्राओं हेतु पेपर है निगमीय लेखांकन, जो कि पहला पेपर है। निगमीय लेखांकन कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग यह फर्स्ट पेपर है। बीकॉम थर्ड। निगमीय लेखांकन में आप देख रहे हैं ये शब्द जो है निगम, इसका तात्पर्य क्या है? इस निगम का अर्थ कई अर्थों में लिया जाता है। उसके कई अर्थ इस प्रकार हैं, जैसे संयुक्त पूंजी कंपनी, इसको कंपनी भी कहते हैं। संयुक्त पूंजी कंपनी या निगम। आप देख रहे होंगे निगम शब्द 3 नामों से बना है, अर्थात इसको हम संयुक्त पूंजी कंपनी भी कह सकते हैं, कंपनी भी कह सकते हैं और निगम भी कह सकते हैं। अब देखना यह है, संयुक्त पूंजी कंपनी और कंपनी इसके एक रूप हैं और निगम दूसरा रूप है। अंतर की दृष्टि से देखा जाए, हम संयुक्त पूंजी कंपनी कहें या कंपनी कहें, दोनों का अर्थ एक ही है, लेकिन जब निगम कहते हैं इसका दूसरा रूप है। वैसे निगम और कंपनी दोनों पर्यायवाची शब्दों के रूप में प्रयोग होते हैं, अर्थात कंपनी के स्थान पर निगम और निगम के स्थान पर कंपनी शब्दों का प्रयोग होता है। फिर दोनों में अंतर क्या है? तो अंतर की दृष्टि से हम निगमी शब्द का अर्थ क्लियर करेंगे। जैसे निगम का आशय ऐसे संघ या संस्था से है जिसका निर्माण कंपनी अधिनियम, भारत के किसी अन्य अधिनियम अथवा विदेशी अधिनियम के अंतर्गत संचालित हो। जबकि कंपनी का आशय ऐसे संघ या
संस्था से है जिसका निर्माण सिर्फ कंपनी अधिनियम से संचालित हो। यहाँ क्लियर है कि निगम का आशय ऐसे संघ या संस्था से है जिसका निर्माण कंपनी अधिनियम, भारत के किसी अन्य अधिनियम अथवा विदेशी अधिनियम के अंतर्गत संचालित हो, जबकि कंपनी का आशय ऐसे संघ या संस्था से है जिसका निर्माण सिर्फ कंपनी अधिनियम से संचालित है। तो कहने का मतलब देखने से स्पष्ट है कि निगम शब्द कंपनी शब्द से कहीं अधिक व्यापक है। निगम शब्द कंपनी शब्द से कहीं अधिक व्यापक है। इसका अर्थ यह है कि आप जानते हैं कि मनुष्य की आवश्यकताएं बढ़ रही है। आवश्यकताएं बढ़ने के साथ साथ व्यावसायिक क्रियाएं भी बढ़ रही है, जिसके फलस्वरूप व्यवसाय का आकार भी बढ़ रहा है। व्यवसाय के आकार को बढ़ाने के लिए अधिक धन, उच्च क्षमता वाली तकनीक और अत्यधिक मानवीय सहयोग की आवश्यकता होती है, जिसके लिए कंपनी, निगम या संयुक्त पूंजी कंपनी ही सक्षम है, क्योंकि संयुक्त पूंजी कंपनी उपभोक्ता के प्रत्येक वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए ही सक्षम है। तो उत्पादकता बढ़ाने के लिए इन कंपनियों का सहारा लिया जाता है। इस अर्थ को और भली भांति समझने के लिए हम आपको बताएंगे कि यदि कोई व्यक्ति कोई कंपनी चलाना चाहता हो, स्टार्ट करना चाहता हो, तो अपने नाम के पीछे कंपनी शब्द लिखना अनिवार्य होता है। जैसे यक्स वाई एंड कंपनी हम लिखते हैं, तो यहाँ हम कंपनी शब्द कब लिखें कब न लिखें, इसके लिए हमने आपको यह नियम बताया था कि निगम और कंपनी में क्या अंतर है। निगम जबकि कंपनी शब्द से अधिक व्यापक है और निगम और कंपनी पर्यायवाची शब्दों के रूप में ही प्रयोग होता है। तो कहने का मतलब यक्स वाई एंड कंपनी शब्द यदि कोई, क्योंकि यह निर्मित व्यक्तियों का एक संघ होता है, संघ या समूह होता है जिसमें बहुत सारे व्यक्ति होते हैं और कार्य करते हैं, उस संघ का नाम हम कंपनी रखें कि निगम रखें। इसमें हमने बताया कि यदि कोई संघ या संस्था का निर्माण का अर्थ यहाँ रजिस्ट्रेशन से है, क्योंकि कोई भी कंपनी या कोई भी संस्था बगैर रजिस्ट्रेशन के चल नहीं कर सकती। यदि कोई संघ या संस्था का निर्माण या रजिस्ट्रेशन कंपनी अधिनियम से संचालित हो, कंपनी अधिनियम से संचालित हो, कंपनी अधिनियम से संचालित हो, तो उस कंपनी के नाम के आगे, उस संस्था के, उस संघ के नाम के पीछे यक्स एंड वाई कंपनी के पीछे कंपनी या कारपोरेशन दोनों शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। यानी कि निगम शब्द का प्रयोग हम, यदि कोई संस्था का रजिस्ट्रेशन कंपनी अधिनियम के अंतर्गत हुआ हो, उस कंपनी के नाम के पीछे हम कंपनी शब्द या कारपोरेशन शब्द, इन दोनों का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। दैट्स ऑल। दूसरा कंडीशन ये होता है कि यदि, यहाँ कंपनी अधिनियम आपने देखा, यदि भारत के किसी अन्य अधिनियम
यदि भारत के किसी अन्य अधिनियम से संचालित हो तो उसमें एक्स एंड वाई कारपोरेशन शब्द ही लिखा जा सकता है, कंपनी शब्द का प्रयोग नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यह भारत के किसी अन्य अधिनियम से संचालित है। तीसरा कंडीशन आता है विदेशी अधिनियम। विदेशी अधिनियम, यदि कोई संघ या संस्था का रजिस्ट्रेशन किसी विदेशी अधिनियम के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन हुआ हो या संचालित हो तो उसमें भी एक्स एंड वाई कारपोरेशन शब्द का प्रयोग ही हो सकता है, कंपनी शब्द का प्रयोग नहीं हो सकता। तो आप क्या देख रहे हैं, यह कारपोरेशन शब्द तीनों स्थितियों में इंक्लूड है। सिर्फ कंपनी शब्द का प्रयोग वहीं इंक्लूड है जहां कंपनी अधिनियम से ऐसा संघ या संस्था संचालित हो। तो कहने का मतलब पहले इस पेपर का नाम था कंपनी लेखे, पहले इस पेपर का नाम था कंपनी लेखे। कंपनी लेखे, कंपनी अकाउंट। कंपनी लेखे के अंतर्गत आप देख रहे हैं सिर्फ कंपनी अधिनियम से संचालित जितने भी संघ या संस्था का रजिस्ट्रेशन हुआ है उसी का लेखा इसमें होता था। कहने का मतलब विदेशी कंपनियां जो है पीछे हट जाती थी, क्योंकि हमने बताया है कि निगम से ऐसे संघ या संस्था है जिसका निर्माण कंपनी अधिनियम, भारत के किसी अन्य अधिनियम या विदेशी अधिनियम से संचालित हो। जबकि कंपनी अधिनियम, कंपनी का आशय ऐसे संघ या संस्था से है जिसका निर्माण सिर्फ कंपनी अधिनियम से संचालित हो। तो इस निगमीय लेखांकन के अंतर्गत हमारे देशी कंपनी और विदेशी कंपनी सभी समाहित रूप से इसमें इंक्लूड हैं। तो इस शब्द के नाम का अर्थ हमें भली भांति ज्ञात हो जाना चाहिए, क्योंकि निगमीय लेखांकन, निगमी और कंपनी दोनों एक ही शब्द के रूप में है, एक ही शब्द के रूप में है। अंतर के रूप में देखा जाए तो निगमी व्यापक है। अब हम ये देखेंगे कि अब निष्कर्ष रूप में निगमीय लेखांकन का आशय समझने के बाद हम कंपनी का आशय और विशेषताओं को देखेंगे। यानी आप जानते हो कि मनुष्य की आवश्यकताएं निरंतर बढ़ रही हैं और इन्हीं आवश्यकताओं के बढ़ते व्यवसाय का आकार भी बढ़ रहा है, और व्यवसाय का आकार बढ़ने के लिए अधिक धन, उच्च तकनीक और अत्यधिक मानवीय सहयोग की आवश्यकता होती है, जिसके लिए निगम या कंपनी ही इसकी भरपाई कर सकती है। अतः स्पष्ट है कि एक कंपनी जो है अधिक से अधिक उपभोक्ताओं को वस्तुओं का उत्पादन कर पाने में और देने में सक्षम है। ऐसी परिस्थिति में यहाँ एक शब्द है संयुक्त पूंजी कंपनी। संयुक्त पूंजी कंपनी, कंपनी या निगम। संयुक्त पूंजी कंपनी या कंपनी का आशय किसी सामान्य उद्देश्य के लिए निर्मित व्यक्तियों के एक ऐसे संघ या संस्था है जिसकी पूंजी अंशों में विभाजित है। वास्तव में कंपनी विधान द्वारा निर्मित एवं कृत्रिम व्यक्ति है। इसमें एक शब्द है संयुक्त पूंजी, संयुक्त पूंजी कंपनी। इसको समझना परम आवश्यक है। संयुक्त पूंजी कंपनी, संयुक्त पूंजी कंपनी का मतलब ये है एकल स्वामित्व या साझेदारी संस्था में कोई व्यक्ति अपना अकेला पूंजी लगाता है, या साझेदारी में व्यक्ति 3-4 व्यक्ति मिल करके व्यवसाय शुरू करते हैं, वहाँ वह अपनी पूंजी लगाते हैं।
लेकिन संयुक्त पूंजी कंपनी का आशय अभी हमने बताया कि संयुक्त पूंजी कंपनी या कंपनी का आशय किसी सामान्य उद्देश्य के लिए निर्मित व्यक्तियों की एक ऐसे संघ या संस्था से है जिसकी पूंजी अंशों में विभाजित है। पूंजी, यहाँ शब्द ये है, पूंजी अंशों में विभाजित है। हम ये देखेंगे कि निगम के अर्थ में संयुक्त पूंजी भी आप देखा और कंपनी भी देखा। तो संयुक्त पूंजी का मतलब यहाँ क्या है, क्या अर्थ इससे निकलता है? यानी संयुक्त पूंजी कंपनी में पूंजी अंशों में विभाजित है। जैसे कंपनी को, जैसे XY कंपनी है, इस कंपनी को 1 लाख रुपए की ज़रूरत है। 1 लाख रुपए एक अकेला व्यक्ति लगा नहीं सकता। इसके लिए कंपनी अपने इस 1 लाख को 10,000 के छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित कर देती है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ कितना होता है? 10,000 के छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित होती है, 10,000 के हिस्सों में विभाजित कर देती है और प्रत्येक हिस्सा 10 रुपये का होता है। ऐसी स्थिति में 10,000 गुणे 10 बटा 10,000 गुणे 10 इक्वल टू 1 लाख रुपए। तो कहने का मतलब एक व्यक्ति कंपनी के अंशों को खरीदा। यहाँ कंपनी जो है अपनी पूंजी उनकी कितनी है? 1 लाख। कंपनी को पूंजी चाहिए 1 लाख रुपए और इसी 1 लाख रुपए को पाने के लिए अपनी पूंजी को हिस्सों में विभाजित कर दिया है, हिस्सों में, और हिस्से इसके कितने हैं? 10,000। इसी 10,000 हिस्सों को हम अंश कहते हैं। अब कंपनी यही अपने हिस्सों को सेल करती है, मार्केट में बेचती है, जिसमें प्रत्येक हिस्सा कितने का है? 10 रुपये का है। तो जिसकी जैसी क्षमता हो, कोई व्यक्ति 1 अंश भी खरीद सकता है, 2 अंश भी खरीद सकता है, 3 अंश भी खरीद सकता है, 5 अंश भी खरीद सकता है। तो आप जान सकते हो, यदि कोई व्यक्ति 5 अंश खरीदता है तो आप जान सकते हो 5 × 10 कितना हुआ? 50 रुपये। तो ऐसी स्थिति में एक व्यक्ति अंशों को खरीदता है अपनी क्षमता अनुसार। खरीदने वाले कई व्यक्ति होते हैं। कंपनी अपने अंशों को बैंक के माध्यम से खरीदती है, उसका कोई एक बैंक निर्धारित होता है। तो ऐसी स्थिति में एक कंपनी में बहुत सारी पूंजियाँ विभिन्न लोगों के द्वारा लगाई जाती है। इसीलिए संयुक्त पूंजी कंपनी का आशय एक ऐसे संघ या संस्था से है, या निर्मित व्यक्तियों की एक ऐसे या संघ या संस्था से है जिसकी पूंजी अंशों में विभाजित होती है। ये आपने संयुक्त पूंजी कंपनी का आशय आपने देखा। इसका नाम संयुक्त पूंजी कंपनी क्यों पड़ा? जिसमें आप जानते हो कि संयुक्त पूंजी कंपनी या निगम, इन तीनों शब्दों का अर्थ एक है, निगम। सिलेबस के अंतर्गत देखा जाए, इसमें क्या आप अध्ययन करेंगे और किसके बारे में आप जानकारी प्राप्त करेंगे, इसके सिलेबस के अंतर्गत आप इसमें जो है 5 यूनिटें हैं, 5 यूनिट है, जिसमें प्रथम यूनिट जो है इस प्रकार है। यूनिट वाइज हम इसको आपको पढ़ाएंगे, आपको बताएंगे। यूनिट फर्स्ट जो है इश्यू फॉर फीचर, इशू फॉर फीचर एंड री इशू ऑफ शेयर, री इशू ऑफ शेयर्स, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर,
redemption of preference share issue and redemption of debenture देखिए इशू। अब यहाँ पर निगम में आपने संयुक्त पूंजी कंपनी देखा और निगम देखा। निगम के अंतर्गत सभी समाहित हैं। यहाँ पर इशू का मतलब निर्गमन, फॉरफीचर का मतलब हरण, जब्त कर लेना, एंड री इशू ऑफ शेयर यानी अंशों का निर्गमन, हरण और पुनर्निर्गमन। आप जानते हो कि कंपनी यहाँ अंशों का निर्गमन क्यों कर रही है? पूंजी प्राप्त करने के लिए। अंशों का निर्गमन यानी अंशों को जारी करना। कंपनी जब भी अपनी पूंजी प्राप्त करती है तो अंशों के निर्गमन के सहारे ही प्राप्त करती है। दूसरा शब्द फॉरफीचर, हरण। कंपनी ऐसे अंशों को जब्त कर लेती है, हरण कर लेती है कि यदि कोई भी अंशधारी अपने अदत्त राशि का भुगतान कर पाने में सक्षम होती है। जैसे कोई भी अंशधारी, जैसे 2 अंश खरीदा, प्रत्येक 10 रुपये का है तो 20 रुपये उसको देने हैं अंशधारी को। यदि वह 10 रुपये ही देता है और बाकी 10 रुपये अनपेड होता है, अदत्त होता है, तो ऐसी परिस्थिति में कंपनी उससे कई बार याचनाएं करेगी, मांगेगी, कॉल करेगी। यदि वह नहीं देता है तो कंपनी उसके अंशों को जब्त कर लेगी। री इशू ऑफ शेयर, वही जब्त किए गए अंशों को कंपनी क्या करती है? पुनः री इशू कर देती है, दोबारा अंश को जारी कर देती है। क्योंकि कंपनी को तो पूंजी चाहिए। जो व्यक्ति नहीं दे रहा है उससे लेकर के, कैंसिल करके, रद्द करके, जब्त करके वह उन अंशों को किसी और को निर्गमित कर देगी। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, अंश 2 प्रकार के होते हैं। एक समता अंश होता है, दूसरा पूर्वाधिकार अंश। इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर। समता अंश ही ज़्यादातर सेल होते हैं और समता अंशधारी ही कंपनी के अंशधारी माने जाते हैं, स्वामित्व माने जाते हैं, मालिक बन जाते हैं। जबकि रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर पूर्वाधिकार जो है, रिडम्पशन यहाँ पूर्वाधिकार अंशों का भुगतान का तात्पर्य यह है कि कंपनी एक निश्चित समय के बाद, यदि कंपनी प्रेफरेंस शेयर जारी करती है तो उसको एक निश्चित समय के बाद पूर्वाधिकार अंशों को भुगतान करना होता है। इशू एंड रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, प्रेफरेंस शेयर इशू, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर इशू एंड रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। ऋणपत्रों का भुगतान। ऋणपत्र क्या है? एक कंपनी को पूंजी प्राप्त करने के कई तरीके हैं, अंशों के माध्यम से और ऋणपत्रों के माध्यम से, डिवेंचर्स, जिसको कहते हैं हम ऋणपत्र। अब ये ऋणपत्र क्या है? कंपनी जो है, जैसे कि जो कंपनी के जो अंश खरीदते हैं उन्हें हम कहेंगे अंशधारी, अर्थात इसको कहेंगे हम शेयर होल्डर। और जो कंपनी के ऋणपत्र खरीदेंगे उसको हम क्या कहेंगे? ऋणपत्रधारी अर्थात डिबेंचर होल्डर, उनको हम ऋणपत्रधारी बोलेंगे, डिबेंचर होल्डर। फिर अंतर क्या रह गया है? कंपनी पूंजी प्राप्त करेगी अंश के जरिए प्राप्त करेगी कि ऋणपत्र के जरिए प्राप्त करेगी? फायदा क्या है? जो व्यक्ति कंपनी के अंशों को खरीदेंगे या ऋणपत्रों को खरीदेंगे। अब देखिए, जो यहाँ जो अंशों को खरीदेंगे ऐसे अंशधारियों को क्या मिलता है? लाभांश, इसको हम कहते हैं डिविडेंड। ठीक है, एक निश्चित लाभ पर उसको लाभांश मिलता है। और ऐसे ऋणपत्रधारी जो
ऋणपत्र को खरीदते हैं उनको डिबेंचर होल्डर कहते हैं। और ऐसे डिबेंचर होल्डर को क्या मिलता है? ब्याज, ब्याज और इंटरेस्ट बोलते हैं। तो कहने का मतलब कंपनी को पूंजी प्राप्त करने के कई तरीके हैं। अंशों के द्वारा भी प्राप्त कर सकते हैं, ऋणपत्रों के द्वारा भी प्राप्त कर सकते हैं, कंपनी ऋण के द्वारा भी प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में यहाँ पर आपने ये देखा कि यूनिट फर्स्ट में आप इसका अध्ययन करेंगे, लेकिन इसका अध्ययन करने से पूर्व आप इसका आशय देखेंगे, क्योंकि यहाँ जब तक आपको कंपनी का आशय क्लियर नहीं होगा तब तक आप इसको नहीं जान सकते। इसलिए इस फर्स्ट यूनिट के अंतर्गत जो भी है इसको जानने से पहले हमें संयुक्त पूंजी कंपनी या कंपनी का आशय या निगम का आशय जानना परम आवश्यक है। तो ऐसी परिस्थिति में यहाँ पर अब हम देखेंगे, हमारा यह प्रश्न बनता है कि संयुक्त पूंजी कंपनी कंपनी या निगम से क्या आशय है? इसकी विशेषताओं को बताइए। जैसा कि आप जानते हैं, हमने बताया था कि संयुक्त पूंजी कंपनी और कंपनी, संयुक्त पूंजी कंपनी और कंपनी पर्यायवाची शब्दों के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। अर्थात यह सिद्ध है कि कंपनी की विशेषताएं संयुक्त पूंजी की विशेषताएं ही कही जाएंगी, कंपनी की विशेषताएं निगम की विशेषताएं ही कही जाएंगी। तो कहने का मतलब ये है, यह निगम शब्द तीनों से जुड़कर बना है। निगम जो है अपने में व्यापक है। भारतीय जीवन बीमा निगम, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, कॉरपोरेशन शब्द जुड़ा है, यह कंपनी अधिनियम से संचालित है। तो हमने बताया था कि कंपनी अधिनियम से संचालित होने की वजह से इसका नाम निगम और कंपनी दोनों रख सकते हैं। लेकिन यदि भारत के किसी अन्य अधिनियम या विदेशी अधिनियम से संचालित है तो उसका नामकरण हम सिर्फ कंपनी ही रख सकते हैं। आप देख रहे होंगे कि निगम शब्द का प्रयोग कहाँ कहाँ हो सकता है। हम किसी संघ या संस्था के नाम के पीछे हम निगम शब्द का प्रयोग करें कि कंपनी शब्द का प्रयोग करें। अब हमारा उत्तर रूप में आई, चलिए कंपनी से आशय। कंपनी से आशय यानी सामान्यतः संयुक्त पूंजी वाली कंपनी या कंपनी का आशय किसी सामान्य उद्देश्य के लिए निर्मित व्यक्तियों के ऐसे संघ या संस्था से है जिसकी पूंजी अंशों में विभाजित है। संयुक्त पूंजी कंपनी या कंपनी का आशय किसी सामान्य उद्देश्य के लिए निर्मित व्यक्तियों के ऐसे संघ या संस्था से है। समझाने के लिए इसको लिख रहे हैं, ऐसे संघ या संस्था से है जिसकी पूंजी
अंशों में, जिसकी पूंजी अंशों में विभाजित, जिसकी पूंजी अंशों में विभाजित है। कंपनी विधान द्वारा निर्मित कृत्रिम व्यक्ति है। कंपनी विधान द्वारा निर्मित कृत्रिम व्यक्ति है। जैसा कि स्पष्ट है कि संयुक्त पूंजी कंपनी या कंपनी का आशय किसी सामान्य उद्देश्य, सामान्य उद्देश्य का मतलब यह है कि कोई भी संस्था खोलने का उद्देश्य लाभ कमाना होता है, वही उसका सामान्य उद्देश्य है। और देश सेवा के लिए भी होता है। सामान्य उद्देश्य के लिए निर्मित व्यक्तियों का संघ, निर्मित व्यक्तियों के संघ का तात्पर्य है कि जहां एक से अधिक व्यक्ति इकट्ठे हों। निर्मित व्यक्तियों का संघ यानी कई व्यक्तियों इकट्ठे हों, या संघ या संस्था से है जिसकी पूंजी अंशों में विभाजित है। पूंजी अंशों में विभाजित है, उसका ब्यौरा हम आपको पहले बता चुके हैं कि कंपनी की पूंजी कैसे अंशों में विभाजित होती है। कंपनी पूंजी प्राप्त करने के लिए अपनी पूंजी को हिस्सों में या अंशों में डिवाइड कर देती है, जिसके सहारे कंपनी को पूंजी आसानी से प्राप्त हो जाती है। कंपनी विधान द्वारा निर्मित कृत्रिम व्यक्ति है। विधान का मतलब यह है कि कानून या अधिनियम द्वारा निर्मित और कृत्रिम व्यक्ति है। तो ये आपका कंपनी से आशय हुआ। प्रोफेसर एल.एच. हैने, प्रोफेसर एल.एच. हैने के अनुसार, प्रोफेसर एल.एच. हैने ने कहा है कि संयुक्त पूंजी कंपनी लाभ के लिए बनाई गई व्यक्तियों की एक ऐच्छिक संस्था से है, जिसकी पूंजी उन हस्तांतरणीय अंशों में विभाजित होती है जिनका स्वामित्व सदस्यता की शर्त होती है। यहाँ एक शब्द आया है, उस शब्द को आप देखेंगे इसका अर्थ क्या है। जिसका स्वामित्व सदस्यता की शर्त होती है। एल.एच. हैने ने कहा है कि संयुक्त पूंजी कंपनी लाभ के लिए बनाई गई व्यक्तियों की एक ऐच्छिक संस्था से है। लाभ के लिए बनाई गई व्यक्तियों की एक ऐच्छिक संस्था से है। ऐच्छिक संस्था का मतलब ऐच्छिक संस्था से है जिसकी पूंजी उन हस्तांतरणीय अंशों में विभाजित है, जिसकी पूंजी उन हस्तांतरणीय अंशों में विभाजित है जिनका स्वामित्व सदस्यता की शर्त होती है। जिनका स्वामित्व सदस्यता की शर्त होती। यहाँ शब्द देखिए, एल.एच. हैने ने कहा है संयुक्त पूंजी कंपनी लाभ के लिए बनाई गई व्यक्तियों की एक ऐच्छिक संस्था है। ऐच्छिक संस्था का मतलब कोई भी कानून किसी भी व्यक्ति को संस्था खोलने के लिए या उस कंपनी का सदस्य बनने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। इसीलिए यह ऐच्छिक संस्था है। कोई भी व्यक्ति चाहे कंपनी को खोले या न खोले, ऐच्छिक संस्था है जिसकी पूंजी उन हस्तांतरणीय अंशों में विभाजित है। यानी मैंने अगर कंपनी के अंशों को खरीदा है, अगर किसी को बेच दिया तो क्या
तो क्या मैं उस कंपनी का सदस्य नहीं रहा? नहीं रहा। अगर कंपनी के अंश मैंने खरीदे हैं तो कंपनी के सदस्य हैं, जिसकी पूंजी उन हस्तांतरणीय अंशों में विभाजित है जिनका स्वामित्व सदस्यता की शर्त होती है। कोई भी व्यक्ति कंपनी में सदस्य तभी बन सकता है यदि कंपनी के अंशों को खरीद ले। तो सदस्य ग्रहण करने के लिए कंपनी के अंशों को खरीदना आवश्यक है। तो कहने का मतलब जिसकी पूंजी उन हस्तांतरणीय अंशों में विभाजित है जिनका स्वामित्व सदस्यता की शर्त होती है। तो ओके, इसके बाद जो है आज का अध्ययन यहीं तक, नेक्स्ट इसी से आगे हम आपको बताएंगे। धन्यवाद।